नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 230 वोल्ट 4 तार 3 कला प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार को किस रंग से चिन्हित किया जाता है। तो उदासीन तार को दोस्तों काले रंग से किया जाता है। ठीक है ना, काले रंग से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा कि A2XCY केबल स्टैंडर्ड कोर में Y अक्षर किसको इंगित करता है। तो जो फ्रेंड्स Y अक्षर है वो PVC शीथ को जो है इंगित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। XLPE केबल में XLPE का पूर्ण स्वरूप यानी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसका क्या है फ्रेंड्स, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलीन। ठीक है ना, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलीन जो है इसका पूर्ण स्वरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि चित्र में किस प्रकार के वायरिंग कनेक्शन दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये किस प्रकार का दोस्तों, तो इसको बोलते हैं सोपान वायरिंग या स्टेयर केस वायरिंग इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, स्टेयर केस वायरिंग को ही हम जीने की वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत के नियमों के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम बिंदु कितने होने चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 800 वाट और 10 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लाइट एंड फैन सर्किट के लिए 800 वाट और 10 पॉइंट होता है और पावर सर्किट के लिए 3000 वाट और 2 पॉइंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। BIS के अनुसार दिष्ट करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लाल, नीला और काला होता है। लाल, नीला और काला होता है। ठीक है और जो है लाल को प्लस कहते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव, काला को निगेटिव, नीला न्यूट्रल वाला होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिजली के उप परिपथों में भार किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक उद्योग में 200 की संख्या में 200 वाट हल्का भार है, कितने उप परिपथ की अपेक्षा है। तो दोस्तों देखिए 200 संख्या में 200 वाट हल्का भार है। ठीक है, तो 200 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा और इसमें हम 800 वाट से भाग लगा देंगे तो 50 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 संख्या है, 200 में 200 से गुणा करेंगे तो टोटल 40,000 वाट होएगा और इसमें 800 से हम भाग दे देंगे तो 50 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, IE के नियमों के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन को आपूर्ति की गई अधिकतम करंट के भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कंड्यूट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर होता है, कितना होता है। तो 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच होता है कंड्यूट परिपथ में। अगला प्रश्न है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार होती है। तो ऑप्शन सी CTS कवचित तार स्थापन वायरिंग होती है। CTS सील्डेड वायर इंस्टॉलेशन होती है। अगला प्रश्न है, अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लीट वायरिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्लीट वायरिंग। ठीक है, ये सस्ती भी होती है और कम जो है मतलब इसका खर्चा भी कम होता है। इसका अस्थायी है ना, कहीं भी अगर सांस पे लगा के फिर उसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, कम सुरक्षित होता है ये। बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई कितनी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी 3 मीटर होती है या 10 फीट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्र में कौन से प्रकार की विद्युत वायरिंग प्रणाली दर्शाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो है लकड़ी का पट्टी लगा गया है, तार है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी बैटन वायरिंग का प्रकार है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धातु कंड्यूट को जंग रोधन से संरक्षित किया जा सकता है, कैसे। ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण करके। ठीक है ना, गैल्वेनाइजिंग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में TRS का फुल फॉर्म क्या है। TRS का फुल फॉर्म है दोस्तों, देखिए टफ रबर सीथेड। ठीक है ना, टफ रबर सीथेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ से शुरू है। ठीक है, बैटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होता तो 60 है लेकिन इसमें जो है 75 इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है ना, 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसमें 75 दिया और कोई ऑप्शन है नहीं 60 का बोला। तो किस वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 2 वे स्विच का प्रयोग की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए गोडाउन वायरिंग। ठीक है ना, गोडाउन वायरिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कंड्यूट एल्बो आमतौर पर स्थित होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, तीखे सिरे पर शार्प इंड्स पर जो है स्थित होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि कौन सा एक वायरिंग का सिस्टम नहीं है, तो पहला ट्री सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी ग्रिड सिस्टम, ये नहीं होता है, रिंग मेन सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सिस्टम नहीं है। सुरक्षा के आईन नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है, 3% होता है, 3%, ठीक है। 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% होता है, ठीक है। तो अगर 50 प्लस माइनस 3 अगर हम प्लस करें 3% तो 51.5% हो जाएगा हर्ट्ज, और माइनस करें 3% तो 48.5 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। भारतीय विद्युत धारा नियमों के अनुसार ग्राहक बिंदु पर वोल्टेज बने रहना चाहिए कितना, प्लस माइनस 6%। आईए नियमों के अनुसार उच्च वोल्टता लाइनों के लिए निम्नतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन ए 20 फीट होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आईईई नियमन वर्ण निर्धारण के अनुसार 3 फेज एसी परिपथ का वाई फेज होता है, तो वाई फेज किस रंग का होता है, पीला रंग का होता है, ठीक है। और जो आर फेज है वो लाल रंग का होता है, और जो बी फेज है वो नीला रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः बस बार को किससे कम ऊंचाई पर खड़ा नहीं करना चाहिए बस बार को, तो ऑप्शन नंबर बी 2.75 मीटर से कम ऊंचाई पर खड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास कितना होता है, तो ऑप्शन सी 3.3 mm होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ECC का फुल फॉर्म क्या है, ECC का अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि किससे बने होते हैं, तो ऑप्शन डी बैकेलाइट से बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच का प्रकार है, तो ऑप्शन ए दिया सिंगल पोल सिंगल थ्रो, बी है सिंगल पोल डबल थ्रो, सी है डबल पोल सिंगल थ्रो, और डी है इन सब, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज, तो ये सब सही है, ठीक है ना, सब इसका हम प्रयोग करते हैं बिजली के सर्किट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे किस प्रकार का स्विच दिया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल पोल डबल थ्रो जो है, सिंगल पोल जो है डबल थ्रो का स्विच दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करंट के प्रवाह को दो में से किसी एक दिशा में भेजने के लिए कौन से प्रकार का स्विच प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी दो तरफा स्विच यानी कि 2-वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी बरसात का पानी से बचने के लिए लगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर वाट क्षमता वाले लैंप अनुशंसित होते हैं, ऑप्शन ए 200 वाट से अधिक और 300 वाट से कम, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 पिन सॉकेट और पिन का प्रयोग तब उपयोग किया जाता है जब एसेसरीज दोस्तों ऑप्शन सी दोहरी इंसुलेटेड हो, ठीक है, तब प्रयोग किया जाता है। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थिंग का होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है वो सबसे मोटा भी होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नीचे वाला एक न्यूट्रल का होता है, एक फेज का होता है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों पूरा यहाँ पर खत्म हो गया ये वाला, ठीक है ना, ये PDF पूरा मैंने आपको खत्म कर दिया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए दोस्तों आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। पसंद आए तो जो शेयर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो दिल से बुरा लगता है भाई, जी भाई समझिए थोड़ा, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे LP CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, और दोस्तों RRB JEE के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो फिर देखिए पावर सिस्टम का MCQ करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर, तो ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9.9 किलो वोल्ट, ये जो है जनरली मतलब नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है ना, बाकी सब सही है।
अगला प्रश्न है, इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाईज पावर टू, जो फीडर है वो किसको जो है पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। फीडर सप्लाइज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, फीडर इज डिजाइंड मैनुअली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो फ्रेंड्स फीडर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, फीडर इज डिजाइंड जो है इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिजाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रीब्यूटर्स दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज ड्रॉप इन इट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को उसके वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से जो है डिजाइन किया जाता है और फीडर को उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो है डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय अंडरग्राउंड सिस्टम इज सुपीरियर टू ओवरहेड सिस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो पहला जो है क्या दिया था, अपीयरेंस एंड पब्लिक सेफ्टी, बी है मेंटेनेंस कॉस्ट, सी है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट्स, पावर फेलियर एंड एक्सीडेंट। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ओवरहेड सिस्टम इज, ऑप्शन बी हैवी इनिशियल कॉस्ट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम इज आर, ऑप्शन सी सर्ज प्रॉब्लम, ठीक है ना, ओके, सर्ज प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज double of its original value, the same power can be dispatched keeping the line loss. Option D, 1/4 of original value. Question number 11. In a fixed amount of power is to be transmitted over certain length with fixed power loss, it can be said that volume of conductor is. Right answer is option B, inversely proportional to square of the voltage and square of the power factor of the load. Question number 12. For the same voltage drop, increasing the voltage of a distributor n time, option A reduces the cross section of the conductor by n time, okay. Question number 13. The volume of copper required from an AC transmission line is inversely proportional to, option D both B and C. B is voltage, C is power factor. Question number 14. Improving power factor. Right answer is option number A, reduced current for a given output. Question number 15. For a given amount of power to be transmitted over a certain distance with fixed power loss, the volume of copper required is, option C, inversely proportional to the square of the voltage and power factor of the load. Next question. For the same conductor length, same amount of power, same losses and same maximum voltage to earth, which system requires minimum conductor area? Option D, 3-wire DC. Next question. Which of the following distribution system is preferred for good efficiency and high economy? Option number D, 3-phase 4-wire system. Next question. The approximate cost ratio of a 220 kilovolt underground cable transmission and 220 kV overhead transmission is, option number D, C13, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, with the same maximum voltage to earth, which of the following AC system with 0.8 power factor will need more copper in comparison to DC 2-wire system? Right answer is option number D, 3-phase 4-wire neutral is equal to outer. Next question है, the main reason for using high voltage for long distance power transmission is, option A reduction in transmission losses. अगला प्रश्न है, 66 kV is suitable for transmission of power over. Right answer is option number B, 60 kilometer.
If 3 megawatt power is to be transmitted over a distance of 30 km, the desired transmission voltage will be option number C 66 kilovolt. Next question, the highest transmission voltage used in India is option D 765 kilovolt. Question is if the variable part of annual cost on account of interest and depreciation on the capital outlay is equal to the annual cost of electrical energy wasted in the conductors, the total annual cost will be minimum and the corresponding size of conductor will be the most economical. This statement is known as, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी केल्विन्स लॉ. ओके. Question number 25. The supports used for transmission lines should have the characteristics of option D correct है all of the above. ए वाला क्या है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ. बी है गुड लुकिंग लाइट इन वेट एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर पेंटिंग एंड इरेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर्स. ठीक है. एंड सी वाला कि चीप इन इनिशियल एज वेल एज इन मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. Next question. The wooden poles well impregnated with kerosene oil or any preservative compound have life of option A 25 to 30 years. अगला प्रश्न है स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑप्शन सी कोरोजन. कोरोजन यानी कि संक्षारण कहते हैं हिंदी में. RCC poles usually have the spans of option number B 80 to 150 meters. In India, for distribution of electric power, we usually use option number D, B and C. यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है. बी और सी स्टील पोल्स और RCC पोल्स करेक्ट है. ठीक है. Conductors used in HT transmission line are stranded because of option number B ease in handling. Ease and handling. ठीक है. Consider the following materials for line conductor. ऑप्शन नंबर सीक्वेंस में आपको लगाना है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगा हुआ है. हार्ड ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड स्टील. ठीक है. अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज गॉट हायर वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ कॉपर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट प्रश्न इज in a 7/30 SSR conductor, why is greater pull between steel and aluminum conductors? तो ऑप्शन नंबर ए to reduce corrosion by electrolyte action between zinc and aluminum. अगला प्रश्न है कि SSR is used in place of copper in overhead lines because of ऑप्शन नंबर सी because of economy. अगला प्रश्न है SSR कंडक्टर्स हैव ऑप्शन बी आउटर कंडक्टर्स मेड ऑफ एल्युमिनियम. अगला प्रश्न है एक्सपेंडेड SSR आर कंडक्टर्स कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन नंबर बी लार्ज डायमीटर ऑफ द सेंट्रल स्टील स्ट्रैंड्स फॉर अ गिवन ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर. अगला प्रश्न है कि द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन एन SSR कंडक्टर इज टू. इसका जो करेक्ट है प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो सकता है. ऑप्शन नंबर सी सही है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्राउंड वायर इज ऑप्शन बी गैल्वेनाइज्ड स्टील. अगला प्रश्न है कि गाय वायर इज एम्प्लॉयड फॉर ऑप्शन सी सपोर्टिंग द पोल. अगला प्रश्न है द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट अफेक्टेड ओइंग टू. राइट आंसर ऑप्शन बी करंट थ्रू द कंडक्टर. अगला प्रश्न है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन सिस्टम ओवरहेड लाइन्स इज टू. ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन. अगला प्रश्न है द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर
in summer is option B more than that in winter. In a transmission line, sag depends upon option D, all of the above. Span length, tension in conductors, weight of the conductor per unit length. Option D correct. 45. Which of the following statement is correct? Option C. Wind pressure is taken to act at perpendicular to that for ice. Next question. Wind loading in coastal regions is in the range of option number B 150 kg per square meter. Next question. The maximum tension in a section of overhead line conductor between two supports of unequal height occurs at option A, the higher support. Next question. The stringing chart is useful. Option A, for finding the sag in the conductor. Next question. Hot template curves are plot of option B, conductor sag and span length. The effect of wind pressure is more predominant on option number C correct है supporting towers. Question number 51. Galloping in transmission line conductors arises due to option A asymmetrical layers of ice formation. Next question. Which one of the following is reduced by using stock bridge dampers on power overhead transmission lines? Option number B, conductor vibration. Next question. The sag of the conductors of a transmission line is 2.5 meter when the span is 250 meter. Now if the height of supporting tower is increased by 25%, the sag will be, तो ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज्ड, बिकॉज जो सैग का फार्मूला होता है सैग इक्वल टू WL²/8T, यानी कि ये पोल के हाइट पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो है रिमेन अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फॉर ए 400 किलोवोल्ट लाइन द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर्स इज अराउंड ऑप्शन ए 8 मीटर। अगला प्रश्न है stranded conductors usually have the center wire around which there are successive layers of 6, 12, 18, 14 wires. For n layers, the total number of individual wires is option C 3n कोष्टक में n plus 1 plus 1. अगला प्रश्न, the diameter of each strand is d, then the diameter of n layer stranded conductor will be option A 2n plus 1 into d. अगला प्रश्न है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ ए और बी, ए एट डेड इंच, बी एट इंटरमीडिएट एंकर टावर्स। अगला प्रश्न है कि वेवी स्ट्रक्चर ऑफ पिन इंसुलेटर इंक्रीजेज इट्स ऑप्शन सी फ्लैश ओवर वोल्टेज। Next question. The voltage rating of a multiple cell pin type insulator unit cannot be increased beyond a limiting value of by increasing the number of cells because option A, because the internal voltage distribution between cells becomes unequal. अगला प्रश्न, which type of insulators are used on 132 kilovolt transmission lines? Option number B, डिस्क टाइप इंसुलेटर्स यूज्ड। ओके, अगला प्रश्न है whenever the conductors are dead-ended or there is a change in the direction of transmission line, the insulators used are of the option C strand type. Post type insulators are generally used in a lines operating option number C at any voltage level HV or EHV. Next question is the number of discs in a string of insulators for 400 kilovolt AC overhead transmission lines in the range of option number B 22 to 23. The non-uniform distribution of the voltage across the units in a string of transmission type insulator is due to option number C correct है
The existence of stray capacitance between the metallic injections of the units and the tower body. Next question. The voltage across the various discs of a string of suspension insulators having identical disc is different due to option number C, shunt capacitance to ground. Next question. The string efficiency of a string of suspension insulators is dependent on option B, number of discs in the string. Next question. 100% string efficiency means option number C, equal potential across each insulator. In a suspension type insulator, the potential drop is option number A, maximum across the lowest disk. Next question. If the frequency of a transmission system is changed from 50 Hz to 100 Hz, the string efficiency, option number C, remain unchanged. Okay. Because if string efficiency does not depend on frequency. Next question. The string efficiency of a high voltage line is around option number B, 80%. Question number 71. In 3 in unit insulator string, voltage across the lowest unit is 17.5 kV and the string efficiency is 84.28%. The total voltage across the string will be equal to option number B, 44.25. इसको आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज। वोल्टेज होता है वोल्टेज नियरेस्ट टू कंडक्टर। ओके, हाँ प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना होगा, तो ऑप्शन बी 75% होगा। ठीक है, इसको निकाल लेंगे तो नहीं आ जाएगा। यहाँ भी वही है, इन ए केबल द शीथ रेडियस इज आर एंड कंडक्टर रेडियस इज आर स्मॉल आर एज आर चेंजेस फ्रॉम 0.5 to 0.25 आर द मैक्सिमम वोल्टेज ग्रेडियंट इन द डाइलेक्ट्रिक ऑप्शन नंबर बी increased by about 6%. Consider the following elements. In the case of suspension type insulators, the string efficiency can be improved by option number, इसको कौन सा करेक्ट है दोस्तों, तो से ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 आर करेक्ट। 1 यूजिंग अ लॉन्गर क्रॉस आर्म, 2 यूजिंग अ गार्ड रिंग, 3 ग्रेडिंग द इंसुलेटर डिस्क। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है। The ratio of puncture to the flash over voltage of a line insulator is option C, much greater than 1. Next question. The insulators may fail due to option D, any of the above. ठीक है, flash over, short circuits, deposition of dust, all options are correct. The purpose of guard ring in transmission lines is to option number A, reduce the earth capacitance of the lowest unit. Next question. The use of a guard ring, option number A, equalize the voltage division between insulator discs. 79. Corona is option number B, complete breakdown of air. Question number C. Which of the following statement is true regarding corona? Option number A, corona takes place at a voltage lower than breakdown voltage. 81. Which of the following statements regarding corona are true? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, देखते हैं यहाँ से। 1 2 4 5 1 2 4 5 1 it causes radio interference, 2 it attenuates lightning surge, 1 2 4 5 4 it causes power loss, and 5 it is more prevalent in the medial conductor of a transmission line employing a फ्लैट कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगला प्रश्न है, कोरोना इज accompanied बाई, ऑप्शन नंबर करेक्ट है जी आर ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए का है वायलेट विजिबल डिस्चार्ज इन डार्कनेस, बी हिसिंग साउंड, सी वाइब्रेशन, डी पावर लॉस, ई रेडियो इंटरफेरेंस, एफ ओजोन। तो ये सब करेक्ट है। Ozone effect can be detected by option number D, all of the above.
presence of ozone detected by odor, hissing sound, faint luminous glow of bluish color. All of the above correct. Question 84. Corona loss increases with. तो ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हम कंडक्टर के साइज को घटाएंगे और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तब जो है कोरोना लॉस वो इंक्रीज होगा। पहला प्रश्न है, द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइन्स इज टू। ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट्स। अगला क्वेश्चन है, compared with a solid conductor of the same radius, corona appears on a stranded conductor at a lower voltage because stranding, option D, produces surface of smaller radius. अगला प्रश्न है, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ hollow conductors because, option number C, because for a given cross section the radius of the conductor is increased. अगला प्रश्न है, बंडल कंडक्टर्स रिड्यूस। ऑप्शन ए, सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 89, कोरोना लॉस इन a transmission line is dependent on, option A, diameter of the conductor. Corona occurs between two transmission conductors when they, option D, both A and B, option A, have high potential difference, option B, are closely spaced. Question number 91, in humid weather the corona occurs at a voltage, option number A, much less than that needed in fair weather. 92, the effect of corona is, option number A, increased energy loss. 93, the charging current in a transmission line increases due to corona effect because corona increases, option D, the effective conductor diameter. 94, the chances of occurrence of corona are maximum during, option A, humid weather. Question number 25, corona is likely to occur maximum in case of, option B, in case of transmission line. Next question, corona is affected by size of conductor, shape and surface condition of the conductor, या ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट है ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट इट, ऑप्शन नंबर सी, इट वर्क्स एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्च। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओविंग टू कोरोना, ऑप्शन सी, corrodes the material. 99, what is the approximate breakdown strength of atmospheric air at NTP, option number D, 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट, ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा 100 क्वेश्चन देखा है पावर सिस्टम के। अभी तो और भी सारे क्वेश्चन करना बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आइए देखते हैं इलेक्ट्रिशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RRB LP CVT 2 के लिए। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, DC मशीन वाइंडिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो DC मशीन वाइंडिंग जो है ऑप्शन बी, फुल पिच डेस से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट है। ठीक है, बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किस में होती है? तो ऑप्शन एक करेक्ट है, कंडेंसर में होती है। ठीक है ना,
कंडेंसर में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक इंडक्शन प्रकार का किया जाता है। ठीक है ना, जो मूविंग आयरन वाला होता है वो एसी डीसी दोनों के लिए वर्क करता है। जो पीएमएमसी होता है वो केवल डीसी के लिए वर्क करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या बताती है? तो शाफ्ट पर उपलब्ध पावर बताती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक उपयोग होने वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर। एक सीरीज सर्किट में 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 90 ओम हो जाएगा, 30×90। ट्रांसफार्मर की दक्षता की सामान्य रेंज क्या है? तो 90 से 97%। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का 50% होता है, आदर्श का 100% होता है। रेती धातु किससे बनी होती है? तो उच्च कार्बन इस्पात से बनी होती है। ठीक है ना, हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सप्लाई स्थिर वोल्टता, धारा क्रम कम होता है, समय अधिक लगता है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, रासायनिक विलयन में धारा आयनों के कारण बढ़ती है और चालक में इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा। एक साइन वेव एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 100 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान क्या होगा? 70.7 वोल्ट होगा। ठीक है ना, फार्मूला होता है वी आर एम एस बराबर मैक्सिमम वोल्टेज गुणे 0.707। तो यह सब निकाल लेंगे तो आ जाएगा 70.7। एचआरसी फ्यूज में आर का क्या अर्थ है? रैप्चरिंग। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ट्रांसफार्मर में किस तरह की हानियां स्थिर होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 लव हानियां स्थिर होती है। लव हानियों को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, इससे नो लोड करंट मैग्नेटाइजिंग करंट होता है 1 से 3% और नॉइस को हम हमिंग बोलते हैं। किसी सीरीज लैंप में हीटर एलिमेंट की सततता की जांच करते हुए यदि एलिमेंट खुला हो तो लैंप के साथ क्या होता है? तो नहीं चमकेगा, लैंप नहीं जलेगा। ठीक है, एसीएसआर कंडक्टर में स्टील के तार का क्या काम है? तो ऑप्शन नंबर 3 अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर किसके माध्यम से करंट प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन 4 कम्यूटेटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। औजार को उस माइका शीट में वर्गाकार छेद काटने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रिक वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन 3 की होल सा करेक्ट इसका राइट आंसर है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 200 घुमाव और द्वितीयक वाइंडिंग पर 100 घुमाव हो तो रूपांतरण अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 1/2, यानी कि N2/N1 से निकालेंगे 100/200 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। आमतौर पर विद्युतरोधन प्रतिरोध के लिए माप की इकाई क्या है? तो ऑप्शन 1 मेगा ओम, इसको मेगा से मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। यदि 10 हर्ट्ज पर किसी इंडक्टर का प्रेरक प्रतिघात 314 ओम हो तो इसके प्रेरक का मान क्या होगा? 5 हेनरी जो होगा। ठीक है, इस फार्मूला से एक्सएल बराबर होता है 2πf इंटू एल, तो एल बराबर XL/2πf। एक्सएल का मान 314 है, बाकी सब जो रख देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 5 हेनरी। अगला प्रश्न है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 कूलाम जो है विद्युत आवेश की इकाई है। फार्मूला होता है Q बराबर IT एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, तो जो आवेश का विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक होता है फैरेड, एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैरेड बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैनल पे। ठीक है, एससीआर के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग पल्स लगाई जाती है? तो गेट लगाई जाती है, गेट। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यदि बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए तो इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है? तो ऑप्शन 1 आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है। ट्रायक मूलतः किस प्रकार का उपकरण है? तो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है ट्रायक। अगला प्रश्न देखते हैं। जब भी कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रेरित होता है, यह कौन सा नियम है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, फैराडे का नियम है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की मोटर में अपकेंद्री स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है? ऑप्शन 2 कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसका जो 60 से 120 माइक्रोफैरड होता है। सीढ़ी की वायरिंग में कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1
टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिक् परिवर्तक खंड कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ऑप्शन 4 आर्मेचर में स्थित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च चालक होता है? ऑप्शन 1 अर्थ सुचालक, करेक्ट राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर में ऑप्शन 4 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 110 वोल्ट पर चलने वाली किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ 100 वोल्ट है तो 0.5 ओम के प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट होगा? ये फार्मूला यहाँ सब निकाल सकते हैं। ई बी बराबर वी एल माइनस आई आर है, आई ए का मान निकाल सकते हैं वी एल माइनस ए बी अपन आर एस है, यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है। स्थिर अवस्था में जो है डीसी मोटर की स्थिर अवस्था में बैक ईएमएफ 0 होता है और आर्मेचर करंट जो है 5 से 7 गुना बढ़ता है, इसलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं धारा को लिमिट करने के लिए। निम्न मान के शंट प्रतिरोध वाले एक अस्थायी चुंबकीय चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 एमीटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। जो है कम मान का प्रतिरोध हम लगाते हैं, ठीक है ना, समांतर क्रम में लगाते हैं, जिसका वैल्यू आर एस एच बराबर आर एम अपन एम माइनस 1 होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ऑप्शन 4 वेबर है। टेस्ला फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, एम्पियर टन एमएमएफ का मात्रक है। ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, लेकिन सीरियस मात्रक मैक्सवेल होता है और एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। सीलिंग फैन सर्किट के पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन 3 लैगिंग होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ टेस्टर किस प्रकार का उपकरण है? तो ऑप्शन 4 ओम मीटर प्रकार का उपकरण है। अर्थ टेस्टर से हम भूमि का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? तो ऑप्शन 2 इनकैंडेसेंट लैंप ये डिस्चार्ज लैंप नहीं है। ठीक है। थर्मल पावर संयंत्रों में किस तरह के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन 2 सिलिंड्रिकल रोटर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 विद्युत आवेश, प्रेरकत्व को यल से, धारिता को कैपिटल सी से, बलागुण को कैपिटल टी से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? तो ऑप्शन 1 एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक जो सर्किट ब्रेकर नहीं है। एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी ये सब सर्किट ब्रेकर है। निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई होता है न्यूटन। वोल्ट जो है विभव का मात्रक है। जूल कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है ना। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है। ध्रुवों वाली तथा 50 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होनी चाहिए? 1000 आरपीएम होनी चाहिए। तो एन बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बट्टा पोल से आप निकाल लेंगे। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉडरेटर यानी कि मंदा का क्या काम है? तो न्यूट्रॉन की गति धीमी करना। ठीक है। उसके लिए हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल रॉड कैडमियम का बना होता है। एक एन टाइप अर्धचालक कैसा होगा? ऋण आवेशित होगा। ठीक है ना, ऋण आवेशित होता है। सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधकों को निम्नलिखित में से किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है? 33 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए। वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है हवा होता है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद ये देखिए, अब यहाँ से 1 2 फिर शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है। पूरा क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ तक हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम अगली वीडियो से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, CBT 2 एग्जाम के लिए और आप RRB JEE का भी फॉर्म भरने तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर क्या होता है? दोस्तों तो ऑप्शन बी हवा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और
200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो जो फार्मूला है R बराबर V² से यहाँ से हम R1 R2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जो आएगा आंसर आ जाएगा 2:5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट है, रजिस्टेंस की वजह से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि जो फार्मूला होता है हीट वाला, हीट एनर्जी का, H बराबर होता है I²RT, ठीक है। तो जो हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें जो रेजिस्टेंस सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा जो है संग्रहित करता है? चुंबकीय फील्ड के रूप में करता है ऑप्शन सी इंडक्टर, ठीक है दोस्तों। और जो इसका इंडक्टर का जो फार्मूला होता है 1/2 Li² होता है, ठीक है ना। जो संग्रहित ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 Li²। कैपेसिटर का होता है दोस्तों 1/2 Cv², ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है ऑप्शन डी वाला है वो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूज वायर का मूल्यांकन यानी कि रेटिंग किसके संदर्भ में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी एम्पियर के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन ए है एम्पियर घंटा, ये बैटरी का जो है दक्षता होता है, बैटरी का एम्पियर हावर में रेटिंग होती है। और एम्पियर वोल्ट शक्ति का इकाई है और किलोवाट हावर जो है वो ऊर्जा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर की धारा ले रहा है तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज कितना होगा? तो 33 × 2 V बराबर IR से निकालेंगे तो 66 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? तो ऑप्शन डी पावर संयोजक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। दोस्तों देखिए, तो कह रहा है कि दोगुनी करेंगे तो जो प्रतिरोध है वो भी दोगुना हो जाएगा। तो 0.2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 0.4 ओम आएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। अगर कहता है कि खींच कर दोगुना किया जा रहा है दोस्तों, तब जो है इसका जो प्रतिरोध होता है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो 4 से गुणा करना पड़ता है इसमें, तो 0.8 ओम आता सी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ का रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्युमिनियम कंडक्टर का वजन होता है 50% होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम की जो चालकता है वो कॉपर की तुलना में 60% होता है। आगे बढ़ते हैं। एक नारंगी काला भूरा बैगनी रंग का रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस कितना होगा उसका? तो 3.3 किलो ओम होगा, ठीक है। इसको मतलब निकाल लीजिएगा। नीचे दिए गए जो है चित्र इनमें से कौन से संगठक का एक मानक संकेत है? तो जो चित्र यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, जो ये वाला चित्र आप देख रहे हैं ऊपर वाला, यही फिगर था। तो LDR का है, ऑप्शन ए वाला लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का ये जो है फिगर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एक बंद सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का क्या कहा जाता है? तो टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है? तो ऑप्शन बी, इसमें उच्च वोल्टेज वाटेज रेटिंग होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य यानी किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन बी ए 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो है डैश एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है? तो ऑप्शन ए वोल्टेज। इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है? तो ऑप्शन ए वोल्टेज डिवाइडर। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन डी 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटन निश्चित डीसी को परिवर्ती डीसी में बदलता है यानी कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है? तो ऑप्शन ए चॉपर बोलते हैं, ठीक है ना, चॉपर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है दोस्तों। साइक्लो कन्वर्टर्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ही अधिक होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में SCR का फुल फॉर्म क्या है? तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। SCR में 4 लेयर होता है, 3 जंक्शन होता है, ठीक है ना, और एनोड कैथोड गेट 3 टर्मिनल होता है इसमें SCR में। एक SCR में कितने जंक्शन होते हैं दोस्तों? 3 PN जंक्शन होते हैं, 3, ठीक है।
नीचे दिए गए आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है? तो ये दोस्तों एन चैनल मॉसफेट का प्रतीक है, एन चैनल मॉसफेट का प्रतीक है। एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता? ठीक है, कौन सा नहीं प्रयुक्त किया जाता? तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है कह दिया कि एक फेज 4 वायर सिस्टम, तो ये प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का वहन करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो स्किन इफेक्ट या स्किन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? पेल्टियर प्रभाव, तो यह सीबेक प्रभाव का जो है विलोम है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? माइका एक इंसुलेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि एक चल लव उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो कॉइल में क्या करना पड़ेगा? तो कॉइल में मोटी तार के टर्न्स की कम संख्या होती है। ठीक है, तो कॉइल में मोटी तार के टर्न्स की कम संख्या होती है। एक अस्थायी चुंबक चल कॉइल को उपकरण में विक्षेपण टार्क किसके सीधे समानुपाती होती है? तो ऑप्शन डी इन सभी के। वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व, तार के टर्न्स की संख्या और कॉइल में से होकर गुजरने वाला करंट, और सी प्रभावी कॉइल क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है? तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म है। ठीक है, पीएमएमसी का यूनिफॉर्म होता है। गतिशील कॉइल अस्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 3000 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी? तो फार्मूला होता है एफ बराबर NP अपान 120 से निकालेंगे तो 10 हर्ट्ज इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 1080। 180 में 6 पोल से हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1080। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रेरित ईएमएफ की दिशा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होते हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन बी 2 स्लिप रिंग होते हैं। अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? ठीक है, तो यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है तो ये गलत है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 है इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बैटरी रासायनिक प्रभाव पर जो है कार्य करता है, और तापन प्रभाव ये हीटर और एमसीबी के लिए सिद्धांत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? तो ऑप्शन ए रिलक्टेंस मोटर जो है एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से लिए किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों के लिए, स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने के लिए और हंटिंग को रोकने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल द्वारा सीमित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाइंडेज और घर्षण द्वारा सीमित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर जो है सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक डीसी मशीन में आर्मेचर कापर हानियां कुल पूर्ण भार हानियां के लगभग होती है? तो लगभग 30 से 40% होती है। ठीक है, 20 से 30% एडी करंट लॉस, 20 से 25% स्थैतिक हानि होती है। वर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक कौन सी पद्धति है? तो ऑप्शन ए आर्मेचर बोल्टता पद्धति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लास 3 सिरेमिक कैपेसिटर्स के ढाकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम यौगिक है? ऑप्शन सी बेरियम टाइटेनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर भी कहलाती है? तो ऑप्शन ए नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहलाती है, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहलाती है। ठीक है, डीसी शंट मोटर। अगला प्रश्न है कि यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और भी टर्मिनल वोल्टेज है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति में होगी? तो ऑप्शन नंबर सी ई बराबर V/2 होगी। ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 आरपीएम है, फुल लोड पर चाल जो है 1150 आरपीएम है, तो इसकी वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो आप यहाँ से इसको निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज गुणे 100, यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा 400/21% आएगा, ठीक है। 400/21 जो काटेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 21 से कम 21, इसमें बताता हूँ ऑप्शन में से, तो 21 से 19 बचा 219, 190, ठीक है। 21 नवा 198 होता है, तो जाएगा 8 बढ़ जाएगा, तो लगभग 18 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से मुझे लग रहा है कि नहीं दिया है, ठीक है ना। तो 21 से कम 21 बचा दोस्तों 19 बचा, तो 90 190 हो गया। तो 21 नवा 198 होता है ना, 21 नवा, और तो उसके बाद 21 बट्ठे 8 के बाद 2 16 168 होता है, ठीक है। तो यही आएगा, मुझे लग रहा है कि 18 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा। एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से ऑप्शन ए आयताकार अति परवलयी, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए संट मोटर। संट मोटर का प्रयोग दोस्तों बहुत जगह करते हैं, ठीक है ना। फ्लाई व्हील में करते हैं, लेथ मशीन में, लकड़ी के औजार टूल वाले मशीन में करते हैं, ठीक है। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग एलिवेटर में करते हैं। सीरीज मोटर का प्रयोग दोस्तों हाई स्टार्टिंग टायर का जहाँ जहाँ ऊपर मतलब चाहिए हमें, हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे क्रेन में, लिफ्ट में, ठीक है ना, ट्रैक्शन में हम जो है इसी का सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टैटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है। ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 50 टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वो भी, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन देखा था, इस वीडियो में हमने 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतया किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूं कि इसका जो शाफ्ट की लंबाई होती है ना, ये जो है शाफ्ट की लंबाई होती है वो अधिक होती है, लेकिन जो इसका व्यास होता है वो उसका व्यास कम होता है। और ये दोस्तों कहाँ पर यूज करते हैं, इसको जो है हम थर्मल पावर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो इसका आरपीएम होता है वो 1000 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो रोटर है वो बेलनाकार रोटर होता है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेंगे इस वीडियो से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। तो अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का उसके मतलब बराबर होता है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि कहलाने के लिए कम्यूटेटर कहलाने वाली युक्ति या एक्साइटर कहलाने वाली युक्ति या कार्बन स्प्रिंग कहलाने वाली युक्ति। तो दोस्तों कुंडली को घुमाते रहने के लिए जो है जो ब्रश होता है ना वो उससे जो टच रहता है ताकि जो है धारा वहाँ से जो है लिया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन ए सही लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी शेडिंग कुंडली द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों
निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है? तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर दोस्तों एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर चल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होते? तो ऑप्शन नंबर सी हिस्टेरिसिस मोटर में दोस्तों कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरल केज प्रेरणी मोटर की 1/7वें दर चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्राउलिंग कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सब क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर किससे बना होता है? दोस्तों हिस्टेरिसिस मोटर का जो रोटर होता है वो क्रोम स्टील का बना होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी मोटर में विकसित अनुकंप यानी कि हार्मोनिक्स के कारण होती है क्रॉलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मुक्त वायु जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट होता है वो तांबा और टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक संस्थान BIS के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 3000 वाट और 2 पॉइंट भी होता है, याद रखिएगा केवल 2 पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सुरक्षात्मक भूसंपर्क के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग करेक्ट है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 6.4008 mm। ओके, अगला प्रश्न है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक कार्बन जिंक सेल होता है। कार्बन जिंक सेल, कार्बन जो है एनोड कार्बन का बना होता है और जिंक यानी कि कैथोड जिंक का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यूनिटी होगा। जी हाँ दोस्तों, यूनिटी होगा। अगर लोड जो है वो लोड टाइप रजिस्टिव लोड है तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। अगला प्रश्न है कि SSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला परिपथ है कि अगला क्वेश्चन है कि उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इन सभी के लिए। तो ऑप्शन ए तेल के रिसाव से आग लगना टालना। ऑप्शन बी स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना। ऑप्शन सी यार्ड की कार्य अवस्था सुधारना व लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाना। ठीक है, तो इन सभी का इस्तेमाल जो है, इन सभी के बचाव के लिए जो है हम बजरी या पत्थर का उपयोग करते हैं। ठीक है, सब स्टेशन में। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रीपेज दूरी का सुझाव दिया जाता है? ऑप्शन ए 16 mm प्रति किलो वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब पहला जो लिखा है पिन इंसुलेटर, इसका प्रयोग सीधी लाइनों में किया जाता है। ठीक है ना, सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रत्येक डिस्क 11,000 वोल्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? ऑप्शन सी शंट संधारित्र। ठीक है ना, शंट कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है कि 4000 किलो वोल्ट के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों देखिए दिया है यहाँ पे, वही मतलब गलत दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4200 mm होता है। ठीक है, किलोमीटर नहीं mm होता है। 4200 mm यानी कि 4.2 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है? ऑप्शन ए भू संपर्क स्विच। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्र पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है? ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक वेक्टर मात्रक यानी कि सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू वायरिंग में 2 पिन सॉकेट का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उपकरण, तो ऑप्शन नंबर बी जब तक कि उपकरण दोगुना विद्युत रोधित नहीं होता है तब तक करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के लैंप होल्डर का प्रयोग केवल 300 वाट से अधिक के लैंप के लिए किया जा सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि केवल 300 वाट से अधिक के लैंप के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर, बी है गोलिथिक एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर है, सी है स्वीवेल लैंप होल्डर है, बी है बेयोनेट कैप लैंप होल्डर। तो 300 वाट से अधिक के लिए जो है किसका हम प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा डी वाला बेयोनेट कैप लैंप होल्डर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो नहीं देखिए यहाँ पे जो है इसमें से वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया गया है। ठीक है, जो बेयोनेट वाला था वो लकड़ी बोर्ड का मतलब किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, गोलियथ एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर 300 वाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोलियथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमसीबी के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देखिए, यह टेम्पररोधी होते हैं क्योंकि वे सील किए हुए होते हैं, बी निकटतम अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं, सी नियंत्रण के साथ साथ परिपथ की रक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये तीनों इसके बारे में सही है, लेकिन जो डी वाला है अपरिष्कृत अतिरिक्त धारा संरक्षण के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये वाला गलत है। ठीक है, भूमि रिसाव धारा वियोजक ELCB, इंग्लिश में बोले तो अर्थ लीकेज या अर्थ लीकेज। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। ठीक है, इसके सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट धारा रेजिडुअल करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भू संपर्कित इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को स्वीकार्य मान पर लाने के लिए किस विधि का सुझाव दिया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी दोहराव अंतराल पर भूमि गर्त में पानी डालने से। अगला प्रश्न है कि समय के समान अंतराल पर भूमि प्रतिरोध को आवधिक रूप से मापा जाता है, तो इसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भू संपर्कन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ग्राउंड टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि तांत्रिक और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण कारक है, यांत्रिक है तांत्रिक नहीं, यदि यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण कारक है तो वायरिंग किस प्रकार से होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी नलिका प्रकार यानी कि कंड्यूट टाइप होना चाहिए। किस प्रकार की लूपिंग विधि में वायरिंग में निम्न केबल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक परिपथ में प्रयोग किए गए एक MI उपकरण का संयोजन जो है एक दूसरे से बदल दिया जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका पठन नहीं बदलेगा, इसका रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण बल का कौन सा प्रकार एक संकेतक उपकरण होता है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन बी स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि वितरण कुंडली में सभी कुंडल में क्या समान होगा? तो ऑप्शन नंबर सी लंबाई समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कुंडली में कुंडल ध्रुव फेज की संख्या एक जो है कुंडल प्रति ध्रुव प्रति फेज की संख्या 1 होती है तो उस कुंडली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी संकेंद्रित कुंडली के नाम से, कंसंट्रेटेड कॉइल के नाम से जाना जाता है। यदि किसी कुंडली में कुंडल प्रति, तो ये तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के लिए उच्चतम धारा मान प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए विद्युतीय प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिकतम भूमिगत केबलों में कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी त्रुटियां हो सकती हैं। केबल रोधन का विभंग, लघु परिपथन त्रुटि, खुला परिपथन त्रुटि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। IE नियम के अनुसार परीक्षण उद्देश्य के लिए लिंक को छोड़कर किस पर जो है कोई कटआउट लिंक या एक लिंक स्विच के अलावा अन्य स्विच प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी भू संपर्कन चालक अर्थ कंडक्टर को छोड़कर जो है कोई कटआउट या एक लिंक स्विच के अलावा अन्य स्विच प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने देखा टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चन, जो कि LP, CB2 और RRB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, यानी कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसलिए डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कि इस प्रकार है कि जो यहाँ पे आपको यक्स दिख रहा है, यक्स जो दिख रहा है ये क्या है, जो यक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है, तो इसमें जो यक्स है वो क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है सर्ज टैंक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सर्ज टैंक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब पूछा दोस्तों कि पूछा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ AC वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे जो उसका फिगर बना है, तो पूछ रहा है कि किस टाइप का जो है ये AC स्टेबलाइजर है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जो इसकी पूछ रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ठीक है ना, ये मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, बाहरी ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी लोड करंट को ले जाने के लिए, इसलिए क्या है मोटी है। ठीक है ना, मोटी तार के साथ वाउंड है इसलिए क्योंकि लोड करंट को ले जाना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये पूछा दोस्तों ये जो है अल्टरनेटर के इस भाग का क्या नाम है। ये फ्रेंड्स रोटर है, लेकिन किस प्रकार का ये रोटर है दोस्तों, वही बताना है आपको। ठीक है, एक होता है सेलिएंट पोल, एक होता है नॉन सेलिएंट पोल। तो फ्रेंड्स ये जो है सेलिएंट पोल है। ठीक है ना, कौन सा, देखिए इसका जो व्यास है बड़ा है, लेकिन जो इसका एक्सियल जो लेंथ है ना वो छोटा है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सेलिएंट पोल रोटर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न दोस्तों, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी हंटिंग के प्रभाव को रोकना। ठीक है ना, हंटिंग के प्रभाव को ये रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी LDR। LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, अब बोला है कि दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ठीक है, जो आपको ये कन्वर्टर का एक फिगर सर्किट डायग्राम है, ये किस प्रकार का, इसका नाम क्या है, कौन सा ये कन्वर्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन नियंत्रित ये जो है कन्वर्टर है। ठीक है ना, सिलिकॉन नियंत्रित है। ठीक है, सॉरी इन्वर्टर का कार्य कौन सा है दोस्तों। इन्वर्टर का कार्य है डीसी वोल्टेज को AC वोल्टेज में परिवर्तित करना। ठीक है, ये इन्वर्टर का कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है दोस्तों। टाइमर का तो स्टार से डेल्टा में बदलना। ठीक है ना, स्टार में डेल्टा में बदलना। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डीसी शंट मोटर का। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाना। ठीक है, अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है दोस्तों। इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑप्शन नंबर बी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य मिक्सर में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार की आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। SCR का ऑप्शन ए मोटरों का गति नियंत्रण करना। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है? ऑप्शन ए ड्राइव्स कंट्रोल, ठीक है, ड्राइव्स कंट्रोल बहुत ही कम बिजली खपत करती है। अगला प्रश्न है सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? सीआरओ द्वारा दोस्तों हम ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं, आवृत्ति को, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्तनी मशीनों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? कर्तनी मशीनों के लिए ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेटिव मोटर कंपाउंड या संचयी यौगिक मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूछा है कि ये किस टाइप का दोस्तों इंसुलेटर है? तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और एक एक जो है सिंगल सिंगल को डिस्क टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, या हिंदी में कहे तो निलंबन प्रकार का इंसुलेटर होता है। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का क्या कार्य है दोस्तों? तो ऑप्शन ए एक दिशा में आउटपुट बनाता है, स्लिप रिंग, ठीक है, मेक्स आउटपुट इन द यूनिट डायरेक्शन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग किया है? सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल या स्विच या नॉब का उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट स्वीप स्पीड, यानी कि स्वीप स्पीड का चयन करें, ठीक है, करना। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी मेथेन है, बहुत सारे लोग जानते होंगे मेथेन है। ये पूछा है कि ये इस स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये किस टाइप का स्टार्टर है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 फेज 3 वायर प्रकार का सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है, 3 फेज 3 वायर, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी IGBT। अगला प्रश्न है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नायलॉन बंध का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? तो ऑप्शन डी कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसलिए अनुकूल है। अगला प्रश्न है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा को बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है समर्सिबल मोटर को रिवाइंड करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी पीवीसी कवर तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कह कि जो यक्स जो इसको डिनोट किया गया है यक्स से, उसको उसका क्या नाम है? डीसी जनरेटर का जो है कौन सा भाग है यक्स जो पॉइंट किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर देखिए सी कम्यूटेटर रेजर है, कम्यूटेटर रेजर है, इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है विकृति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी नो यूनिट, कोई भी इकाई नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत पहले देखिए मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी मार्क स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे केवल टेक्निकल क्वेश्चन, ये तो इसमें देखिए लंबाई में परिवर्तन को किस संख्या से दर्शाया जाता है? तो DL से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये देखिए सिंगल पोल MCB कौन सा है? सिंगल पोल MCB, ठीक है। एक ये फिगर है, ठीक है, एक ये है सही वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहा डी वाला, ठीक है ना। ये है सिंगल पोल MCB का फिगर है, ठीक है, दोनों मतलब सेमी फिगर है, बस देखना है आपको। कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? तो ये तो एसी मोटर का है, ठीक है ना, ये भी एसी है, ये तो जनरेटर का है, ठीक है, ये तो ओम मीटर का है, ये रहा डीसी मोटर का, ठीक है ना। इसमें जो लाइन तरफ सीधा होता है, डीसी का प्रतीक होता है सीधा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य रूप से समान माइक्रोफोन का प्रतीक पूछा दोस्तों, तो देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन डी ये है माइक्रोफोन का प्रतीक, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, यह माइक्रोफोन का प्रतीक है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती, ठीक है, तो ये तो गलत है, देखिए यही है, देखिए ऊपर जो लाइन बना है ये डीसी का है, ठीक है, और नीचे जो बना है वो एसी का है, तो यही वाला ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न चित्र में नॉट गेट कौन सा है? नॉट गेट, तो ये तो नॉट गेट नहीं है, देखिए ये वाला है सी वाला, ठीक है ना, ये वाला है नॉट गेट का प्रतीक, ठीक है ना। दो चिन्ह दो यहाँ पे प्रतीक बनाए गए हैं, दोनों वही है। देखिए इस वेव फॉर्म को पहचाना है, तो ये तो साइन वेव है, ठीक है ना। देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी साइन वेव, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं
तो ये तो आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत अवधारण आवश्यकता क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर संगणक, ठीक है। किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कस्टमर, कस्टमर किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंटरव्यू में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी देर से आना नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि अलेक्सा, कॉर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वेस्टर्न किस श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, आवाज़ की पहचान के उपकरण में आते हैं। कह रहा है कि कौन सा इसमें से एक्टिव वॉइस वर्ब, अरे तो इंग्लिश है, चलिए छोड़िए, इंग्लिश नहीं हमको पढ़ना है, ठीक है ना। देखते हैं जो हमारे लोग का इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, हम वो जरूर पढ़ेंगे इसमें। मुझे लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया, ठीक है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन इसमें अब नहीं है। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। पूरा पीडीएफ आपको करा दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट कम से कम 50 क्वेश्चन तो हम लोगों ने जरूर देखा है इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चन और चाहते हैं, किस टॉपिक पर अगला वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।